सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का पाठशाला के चैनल पे। मेरा नाम विजय है और आप भी पाठशाला चैनल पे क्लास 11th की 20 मिनट की सीरीज देख रहे हैं। 20 मिनट की सीरीज में चैप्टर के ओवरव्यू को समझाने की कोशिश करी जा रही है। फुल एक्सप्लेनेशन है, फुल एक्सप्लेनेशन पार्ट टू पार्ट चैनल पे पहले से अपलोड है। ये सीरीज टर्म 2 के बच्चों के लिए बिकॉज पेपर इज जस्ट अबाउट टू कम। अब यहाँ पे हम 7 चैप्टर सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। डीपली एनालाइज नहीं करूँगा क्योंकि डीपली एनालाइज हमने पार्ट टू पार्ट हमने सीरीज में अपलोड किए हुए हैं, बट इसमें हम 20 मिनट में वो कवर करने की कोशिश करेंगे जो चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट को दिखाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम और साथ में यूट्यूब, हम सभी में अवेलेबल हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे चेंजिंग कल्चर जो बताया गया है वो उसकी स्टोरी ली गई है इटली से। इटली में ही चेंजिंग कल्चर को दिखाने की कोशिश करी गई है और अच्छी बात इसका है कि चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन इसमें दिखाया गया है। कहने का मतलब पूरे इटली के अंदर ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि कैसे समाज परिवर्तित हुआ, लेकिन कल्चर के साथ। क्योंकि यहाँ पे इसके सोर्स हमें डॉक्यूमेंट, स्कल्पचर्स यानी कि मूर्ति कला, पेंटिंग यानी कि प्रिंटेड बुक, बिल्डिंग और साथ में इनके मटेरियल रिमेन्स, टेक्सटाइल, पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ों से हमें समझ में आता है कि चेंजिंग कल्चर सोसाइटी के साथ कैसे हुआ। एक जर्मन के बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, इनका नाम वेंके है, वेंके नहीं, रैंके है। ये बताते हैं कि सही मायने में जो इतिहास होता है ना, इतिहास को पढ़ने के लिए कोई भी बंदा अगर इतिहास को समझना चाहता है किसी भी प्लेस का, तो वहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ों को देखता है, कौन सा राजा आया, कौन सा राजा गया, और साथ में उनके कागज़ों को खंगालता है जो उनके द्वारा लिखा गया इतिहास है। ऑफ कोर्स हम भारत को भी देख ले तो भारत के अंदर हमारे पास ब्रिटिशर्स आए थे, मंगोल आए थे और मतलब मुगल आए थे। हम उन्हीं के ही तो चीज़ें पढ़ के इतिहास को बना पाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जैकब बुरखार्ड करके इनका नाम था। नाम में मत जाइएगा, काम में जाइएगा। द पर्सन दैट द मेड द बुक, इन्होंने द रेनेसां इन द इटली बुक लिखी। इस बुक में उन्होंने समझाने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से समाज को परिवर्तित होते समय अगर उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो हम उनके कल्चर पे भी फोकस कर सकते हैं। और सिंपल शब्दों में इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि इतिहास का संस्कृति से उतना ही लेन देन होता है जितना किसी राज्य के अंदर राजनीति का। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतिहास को पढ़ने के लिए अगर हम राजनीति को पढ़ते हैं तो हमें संस्कृति को भी पढ़ना ज़रूरी है। और द ग्रेट बुक रेनेसां इन द इटली इसमें समझाने की कोशिश करी गई है। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि जैकब बुरखार्ड बताते हैं कि पूरी इटली के अंदर एक ऐसा दौर आया था जिसमें रीबर्थ हुआ था, यानी कि पुनर्जागरण काल आया था। कॉलेज के 3rd ईयर के अंदर जाके आपको रेनेसां के बारे में भी समझना होता है कि पुनर्जागरण काल क्या है। क्लास 11th में अगर आप समझ गए तो ऑफकोर्स आपको कॉलेज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इटली से आइए शुरू करते हैं, समझते हैं रेनेसां इटली में स्टार्ट क्यों हुआ। मेन बात यह है कि 14 से 17 सेंचुरी में यूरोप के हिस्सों में, क्योंकि इटली जो है यूरोप के हिस्सों में आता है, इसी वजह से वहां पे बहुत अलग अलग इलाकों में हम कह सकते हैं शहरी कल्चर जो था डेवलप हो रहा था और लोग जो थे मोर सिविलाइज्ड हो रहे थे विलेज के कंपैरिजन में। अब इटली एक ऐसा यूरोप का शहर था जहां पे अर्बन कल्चर बहुत तेजी से विकसित हुआ 14 to 17 सेंचुरी के बीच में। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें डेवलप हुई, जैसे कला डेवलप हुआ, शिक्षा डेवलप हुई, और शिक्षा और कला ऑफ कोर्स संस्कृति का बदलता हुआ ही रूप है। और यहाँ पे फ्लोरेंस, वेनिस और इटली, ये 3 ऐसी जगह थी जहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलप हुआ। अब यहाँ पे बताया ये जाता है कि अमीर और अभिजात वर्गों ने कलाकार और लेखकों का संरक्षण करा। मतलब ऐसा नहीं था कि जो राजनीति चल रही थी उस राजनीति ने कहीं ना कहीं कलाकारों को और आर्टिस्ट को खत्म कर दिया, उन्होंने उनको अप्रिशिएट करा। अच्छी बात हमारे इंडिया में औरंगजेब ने नहीं करा था, लेकिन अशोक ने करा था, साथ में आपका कहते हैं अकबर ने करा था। दैट इज हमारे इंडिया में थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूं कि आर्किटेक्ट, स्कल्पचर्स, पेंटिंग कुछ है। लेकिन इटली के अंदर जो रिच क्लास थी, जो अमीर वर्ग था, वो पूरी तरीके से इनका संरक्षण करता था। जाने माने हस्तियों में से द वन एंड ओनली लियोनार्डो द विंची और साथ में माइकल एंजेलो, ये 2 व्यक्ति थे। आइए पढ़ते आगे देखते हैं। दूसरा, इसी के टाइम पीरियड में क्योंकि संरक्षण हुआ तो ऑफकोर्स प्रिंटिंग प्रेस बना, पुस्तक बना, लोगों ने पुस्तकें छापी, सबसे अच्छी बात रही यूरोप के अंदर। और ऐसा बोला जाता है कि द मिडिल एज जो इसमें दिखाने की कोशिश करी जा रही है
5 से 14 सेंचुरी का टाइम पीरियड, उसमें से मेन था 14 से 17 का टाइम पीरियड मॉडर्न एज। इस टाइम पीरियड को सबसे डेवलपड टाइम पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड विज्ञान और भूगोल के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे चर्चा होनी चालू हो गई। तो आप इसे कल्चर डेवलपमेंट के ही नाम से ही देखेंगे, क्योंकि इन्होंने ही इसी टाइम पीरियड में बताया कि किस तरीके से जो सन होता है, ऑफ कोर्स पहले बताया था कि सन जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और जो इटली था वो पूरे के पूरे यूरोप का सेंटर है। लेकिन जब साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ तो लोगों ने ये प्रूव करा कि अर्थ के सारे ही ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, और इटली इज नॉट द मिडल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीजें प्रूफ हुई, पहले लोगों के पास प्रूफ नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई कि इटली के अंदर, इटली शहर इतनी जल्दी से डेवलप होना चालू क्यों हो गया, क्योंकि इटली में तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों का राजकाज चल रहा था। तो आपको 9th क्लास में गुज़्बी मज़ीनी की बात याद आ जाएगी कि वो पहला बंदा था जिसने, जैसे अपने इंडिया के अंदर थे ना गांधी जी, ऐसे वहां पे वो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इटली को रीबर्थ करा। लेकिन उससे 500-600 साल पीछे जाएंगे, अगर हम 800 साल पीछे जाएंगे, तो उसकी कहानी जो थी कुछ अलग थी। इटली शहर का पुनर्जागरण होने का मेन मकसद था कि वेस्टर्न यूरोप के लोगों के साथ कनेक्ट होना, और जो वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेना। इसी वजह से इटली बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। और ऑफकोर्स हमें पता था कि साउथ के अंदर से, साउथ कह रहा हूँ मैं आपका, यहाँ पे जो पश्चिमी यूरोप है, इधर के इलाकों से बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं इस्लाम धर्म बढ़ रहा था। तो बाइजेंटाइन एम्पायर ने पूरी तरीके से क्रिश्चियंस को ऑफिशियल धर्म बना दिया। और उसके बाद क्या कहते हैं ड्यूरिंग मैं कह सकता हूँ मंगोलों के बिजनेस के टाइम पीरियड पे इनके साथ बहुत सारा व्यापार जुड़ा, और बहुत सारा जब व्यापार जुड़ा तो ऑफकोर्स इनको फायदा होगा, क्योंकि कोस्टल लाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए यहाँ पे शहरों का डेवलपमेंट होना चालू हो गया। जब बिजनेस बहुत तेजी से इटली के अंदर बढ़ने लग गया तो ऑफकोर्स वहाँ पे कॉलेजेस बनाए जाने लग गए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाने लग गई, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑफकोर्स स्टडी करवाई जाने लगी, लीगल स्टडी, वैल्यू प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूशन, लॉ एंड लीगलिटी की बात करने लगे कि लॉ और बिजनेस कैसे होने चाहिए। इसीलिए कल्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ एक एग्जाम्पल है, और बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या कहते हैं बहुत सारे चेंजेस जो थे वो मैं कह सकता हूँ कि होने लगे। इसमें से फ्रांसिस्को पैट्रिक ने परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया और प्राचीन लेखकों के गहन पढ़ने के महत्व बल दिया। कहने का मतलब यही था कि बता रहे थे कि अब देखिए यहाँ पे नाम, इस पूरे चैप्टर में नाम बहुत सारे, उन सब पे फोकस जरूर करिएगा। 15th सेंचुरी के अंदर बहुत तेजी से ह्यूमैनिज्म जो था, ह्यूमैनिस्ट लोग जो बहुत सारे विषयों के अंदर काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे। 15th सेंचुरी के अंदर फ्लोरेंस बिकम द फेमस ट्रेड एंड एजुकेशन सेंटर। जब एजुकेशन सेंटर बना तो ऑफकोर्स वहाँ पे ह्यूमनिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ा, मानवतावाद बहुत तेज़ी से बढ़ा, मानवतावादी लोग बहुत तेज़ी से बढ़े, और लोगों ने डिफरेंट चीज़ों पर स्टडी करने लगे। ये ऐसा बताया जाता है कि किसी राज्य का अगर कोई धन है तो पैसा नहीं है, अगर वहाँ के लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे, ज़्यादा सिविलाइज्ड हो जाएंगे, मोर एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, तो ऑफकोर्स वो राजनीति में और वो राज्य तो डेवलप होना ही होना है। तो इसीलिए कुछ ऐसे हिलेरियस कह सकता हूँ, मतलब हिलेरियस तो कुछ अलग ही हो गया, कुछ ऐसे फिनोमिनन, ऐसे लोग इटली के अंदर पैदा हुए थे जिन्होंने पूरी कल्चर को, पूरी कायनात को बदल के रख दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले जियोटो ने, आप देख सकते हैं, एक चित्र बनाया जो अपने आप में बहुत फेमस था। इन्होंने पूरा का पूरा इटली शहर का चित्र बनाया, और उसी टाइम पीरियड पे रेनेसां जो था वो काल बहुत तेजी से जन्मा। रेनेसां का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि ऐसा बंदा जो बहुत सारे स्किल में इंटरेस्ट रखता हो या उसको नॉलेज बहुत अच्छी हो। तो वो चीज़ इटली के अंदर बहुत ज़्यादा हुई। इसलिए इटली के अंदर ऐसा नहीं था कि सिर्फ इटली के ही लोगों ने सब कुछ खुद से करा। इवन इटली के डेवलपमेंट में, साइंस में, कल्चर में और उनकी फिलॉसफी में अरब का बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि अरबी ही लोग थे जिन्होंने क्या कहते हैं एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट को संभाल के रखा, और संभाल के रखा तो इसीलिए यूरोपियंस लोगों ने इसे ग्रीक में पढ़ा, अरेबिक लोगों ने इसको ट्रांसलेट करा पर्शियन में, इसलिए यूरोपियन लोग इसे अपनी लैंग्वेज में पढ़ पाए और नॉलेज ले पाए। जैसे उन्होंने नेचुरल साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों के ऊपर पहले लिखा जा चुका था, लेकिन इटली के लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी। लेकिन ऑफकोर्स जब ये वर्क ट्रांसलेट हुआ तो यहाँ पे अरब लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन माना जाता है इटली के कल्चर को डेवलप करने के लिए, जिसमें कुछ लोग हैं जैसे अल राजी जिन्होंने इंसाइक्लोपीडिया मिडिवल काल में बना दिया था। इब्न सीना पहले फिलोसफर जो बुखारो से थे, वो अरब के फिजिशियन थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से शरीर का क्रिया चरित्र होता है या क्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़।
इब्न रुशद जिन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि फिलॉसफी क्या होती है और साथ में रिलीजियस फेथ क्या होते हैं, उस पर कैसे स्टडी करना चाहिए। और उसी टाइम पीरियड पे यहाँ पे रियलिज्म आया। रियलिज्म का मतलब सिंपल शब्दों में इटली के अंदर ये था कि ऐसा आर्ट वर्क जो रियलिस्टिक लगे बिल्कुल। और यहाँ पे यही नहीं, मानवतावादी ने शिक्षा के माध्यम से पुस्तक, वास्तुकला, इन सभी को बहुत सुप्रीम पे लेके चले गए। ऐसा कोशिश करा जाता था कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल रहे इटली के अंदर। और यहाँ पे दांते हिलारी करके इनका नाम है, इन्होंने तो मतलब कुछ अलग ही पेश कर दिया। उन्होंने पूरी तरीके से स्क्रप्चर्स के अंदर बहुत अच्छा रोल निभाया। एंडर्स करके पहले व्यक्ति थे वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी कला की मदद से मानव के शरीर को चीरफाड़ करके उनकी मानव आकृति बनाई और बताया कि किस तरीके से रियल चीजें होती हैं। दूसरे पेंटर, ऐसे पेंटर आए जिन्होंने 3 डायमेंशन ऑयल पेंटिंग बना के दिखाने की कोशिश करी कि जो पेंटिंग होती है रियल में होनी कैसे चाहिए। साथ में आर्किटेक्चर 15वीं सेंचुरी के अंदर रोम के अंदर बहुत बड़ी पहचान और शानदार पहचानों में से आई, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी रोमन स्टाइल की आर्किटेक्चर्स को बदल दिया। यहाँ पे माइकल एंजेलो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्कल्पचर्स, पेंटर, आर्किटेक्ट में इतना नाम हासिल करा कि दुनिया में ऐसा बंदा कोई हो नहीं पाया, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया ये गुम्बद है, आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मोस्ट क्या कहते हैं आपका वेटिकन सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस में से ये आप कह सकते हैं गुम्बद टोम जो है वो है। दूसरा फिर यहाँ पे देख सकते हो स्क्वायर डिजाइन करा गया था, ये आज का दुनिया में सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स में से आता है। दूसरा फिर ये पेंटिंग जो वॉल के ऊपर पेंटिंग करी गई जिसमें से क्रिएशन ऑफ गॉड एडम, ये ऐसी पेंटिंग जो दुनिया के अंदर बेशकीमती, जिनकी कीमत लगा पाना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा स्कल्पटर बंदा जिसने स्कल्पचर मूर्ति कला जिसमें दिखाने की कोशिश करी कि कैसे जीसस को सूली से उतारा गया और उनकी माँ मदर जो है वो क्या कहते हैं इनको लेके बैठे हुए। तो पाइटा 1419 में बनी थी ये, 99 में, सोचे कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी लियोनार्डो दा विंची, द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैड आई एवर सीन इन माय लाइफ। इनके बारे में मैंने पढ़ा कि एक पहले व्यक्ति जो रियल, मैं कह सकता हूँ रेनेसां थे, जो एक सब्जेक्ट में नहीं बहुत ही सारे सब्जेक्ट में माहिर थे। यानी कि सब्जेक्ट कौन से सुन लीजिए, सब्जेक्ट है एटोनॉमी, मैथमेटिक्स, आर्ट, स्कल्पचर्स, पेंटर, एस्ट्रोनॉमर और उसके बाद इन्वेंटर और मोर। मतलब जितने भी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं ना सारे आपके आसपास है, वो सारे सब्जेक्ट के अंदर ये बंदा माहिर था। ये बंदा इवन एक ही चीज में अगर पेंटिंग बनाता था तो ऐसी बनाता था जिसकी कीमत आज तक नहीं आकी गई है। द लास्ट सफर, द मोनालिसा। उसके बाद पहला बंदा जिसने एटोनॉमी में काम करा और मानव शरीर के रियल अंगों को दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि पास्ट में हो चुका था ना। दूसरा मिरर राइटिंग करता था, लिखने में उल्टा लगता था, मिरर में देखो तो सीधा लगता था। फ्लाइंग मशीन सबसे पहली इस बंदे ने पहली बना दी थी। राइट्स ब्रदर तो क्या बनाते। दूसरा यहाँ पे इन लोगों ने लिखने की जो कला ली थी, ऑफ कोर्स चाइनीज लोगों से ली थी, क्योंकि चाइनीज लोगों ने सबसे पहले लिखने की कला बना दी थी। लोग कहते थे कि पहले ये लोग वुड ब्लॉक्स पे लिखते थे, लेकिन जर्मन का एक बंदा था जोनेस गुटेनबर्ग, उसने काफी हद तक क्या कहते हैं इसमें और इम्प्लीमेंट करा। जोनेस गुटेनबर्ग ने पहले क्या कहते हैं 1500 शताब्दी के अंदर, बाद में जाके क्या कहते हैं इटली के अंदर आया, पहले जर्मन में आया था। ये पहला बंदा था जिसने क्या कहते हैं इस इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से बढ़ाया। इसका मेन मकसद यही था कि इसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमैनिस्ट कल्चर बहुत तेजी से बढ़ेगा। ऑफ कोर्स जब बुकें छपेगी तो लोगों की जो अप्रोच है, सोच है, वो बढ़ेगी क्योंकि अलग अलग आइडियाज को पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इटली के अंदर वुमेन्स की कंडीशन के लिए अलग अलग पहलू हैं। एरिस्टोक्रेसी क्लास के अंदर ये दिखाया जाता था कि जो वुमेन्स होती थी उनका रोल अच्छा होता था, उनको बहुत अच्छा माना जाता था और वो डिसीजन ले सकती थी। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन फैमिली होती थी, जैसे कि मर्चेंट फैमिली, उनको सिर्फ व्यापार बिजनेस करने की अनुमति होती थी अगर उनके हस्बैंड कहीं चले जाए तो। लेकिन नॉर्मल क्लास जो होता था ना, वहां पे पूरी तरीके से बेचारे जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग होते थे उनको डिसीजन का कोई परमिशन नहीं था वुमेन्स का। तो ये वुमेन्स की कंडीशन कहीं अच्छी थी कहीं बुरी थी, वो तो समाज में हर जगह ही हमें देखने को मिलता रहता है। ये तो खैर आपको पता ही है, ये कंडीशन का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स ह्यूमनिस्ट लोग हैं, जिसमें हमारा कसेदला फेदाल, ये पहली वुमेन थी जिन्होंने लोगों को ये कहा था कि वुमेन्स को भी एजुकेशन मिलना चाहिए। इन्होंने कहा कि वुमेन्स के ऊपर जो हाईली लिमिटेशंस लगी हुई है वो खत्म होनी चाहिए। और दूसरा, इससे पहला था स्टेट, पहली वुमेन जिन्होंने अपने हस्बैंड के मरने के बाद पूरा का पूरा साम्राज्य चलाया। जैसे जैसे प्रिंटिंग कल्चर स्टार्ट हुआ तो चेंजेस आने लगे क्रिश्चियनिटीज के अंदर 15वीं सेंचुरी के अंदर, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स थे उन्होंने ह्यूमनिस्ट आइडिया को बहुत तेजी से डेवलप करा। इसकी वजह से जो एंशिएंट टाइम पीरियड पे जो क्रिश्चियनिटीज चर्च हुआ करते थे, जो लोगों को फॉलो करवाते थे कि ऐसा बहुत साल पहले हो रखा है तो हमें यही फॉलो करना चाहिए, नहीं,
मेन थॉमस मोर और साथ में एरिस्मस, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस फिलॉसफी को झूठ ठहराया। उन्होंने बताया कि चर्च जो है किस तरीके से लोगों को लूटता है, जानबूझ के लोगों के साथ एक्सटॉर्शन करता है, और वो कहता है कि ये तो डिवाइन प्रिंसिपल है और बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है। प्रिंटिंग कल्चर की वजह से ये बदलाव हुए। टीथ टैक्स, आपको पता होगा कि किसानों को कहा जाता था कि अपनी फसल का 10वां हिस्सा आपको चर्च को दान करना है एज अ वेलफेयर या एज अ टैक्स के रूप में, जो बिल्कुल गलत था, जो कई सालों से चल रहा था। मार्टिन लूथर इस चीज को, जर्मन के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया कि हमें किसी भी चर्च में जाने के लिए पॉप की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्विट्जरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के तहत एक विवाद छिड़ गया। कैथोलिक चर्च के लोगों को बुरा समझा जाने लग गया और उसी लिए एक प्रोटेस्टेंट्स आंदोलन चला। इसके ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, उसे जरूर स्टडी करिएगा। स्विट्जरलैंड से स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड के अंदर दोबारा से क्वीन और जो राजा था वो ऑफकोर्स इंग्लैंड के अंदर तो था ही, रानी का शासन होता है, और स्पेन के अंदर एक जेविश सोसाइटी बनाई गई ताकि कैथोलिक धर्म को बढ़ाया जा सके, क्योंकि काफ़ी हद तक वो कम होता जा रहा था। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा था तो साइंस और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। कॉपरनिकस ने अपनी थ्योरी से ये प्रूव करके दिखा दिया उसी टाइम पीरियड में कि सन जो है ऑफकोर्स वो मिडल है ऑफ द यूनिवर्स का, और उसके ही सारे ध्रुव जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने प्रूफ तो नहीं करा, प्रूफ जो थे वो करके दिखाया जोनेस कैप्लर ने। उन्होंने यही प्रूफ करके दिखाया है कि बता उन्होंने दिया था, लेकिन वो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने प्रूफ नहीं करा, प्रूफ इन्होंने कर दिया। उसके बाद गैलीलियो, इनकी द मोशन थ्योरी से ये समझ में आया कि वर्ल्ड जो है डायनेमिक है, मतलब चेंज होता जा रहा है। और दूसरा रेवोल्यूशन जो साइंस में सबसे बड़ा था, आइजैक न्यूटन की थ्योरी, उसने तो पूरी तरीके से जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण, उसको पूरा ही चेंज करके रख दिया। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट है, मेन समझाने की कोशिश करिए कि चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही है। आप एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिस इज इन दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो।